तो उस समय मैं कांशीराम जी के साथ था, इस बामसेब के साथ नहीं था, क्योंकि इसको मैं गलत समझ रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियों में यदि सोचता हूं कि यदि ये बामसेब भी अलग ना हुई होती तो पूरा का पूरा मिशन मर गया था, मर चुका था। आज यही बामसेब जिसको मैं कल गलत कहता था, तो आज इसी से आशा जगी है। आज देश में यदि कोई एक आशा की किरण है इस मिशन के लिए, महापुरुषों का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए आशा की किरण है, तो इसी बामसेब से है, जिसका नेतृत्व आज वामन मेश्राम कर रहे हैं। इन कांशीराम के बाद जो चुंबकीय नेतृत्व है, आकर्षक नेतृत्व है, वो वामन मेश्राम का है। तो वामन मेश्राम उसी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3-3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाते हैं, जिससे आरएसएस की हवा खराब हो गई और उनकी भाषा बदल गई। मोहन भागवत कहना पड़ा कि हाँ के मेरे पुरखों ने ये जाति और जो वर्ण बनाए ये गलत था, हमें स्वीकार करना चाहिए, और सबको एक, यानी उनकी भाषा बदल रही है लेकिन उद्देश्य नहीं बदलता है। तो क्या जो मतलब ऐसा आरोप लगाते हैं, तो अब तो दुनिया ने देख लिया, देश ने नहीं दुनिया ने देख लिया कि उसी हेडक्वार्टर पे 3 लाख लोगों को मोर्चा, वामन मेश्राम को गिरफ्तार किया गया, सारे लोगों, जिसमें मैं भी था, मैं भी गिरफ्तार हुआ, तो मुश्किल से 40-50 हजार लोगों को गिरफ्तार करके ले जा पाए। लेकिन लोग जब लाखों हैं, 3-3.5 लाख किसको ले जाओगे? तो उसकी हालत खराब है। आज अब तक संविधान बदल चुका होता, यदि ये वामन मेश्राम वाली बामसेब का इतना इसकी ताकत ना होती, तो अब तक वो संविधान को जो अभी धीरे धीरे बदल रहे हैं, अब तक बदल चुके होते हैं। लोगों की आजादी के लिए, लोगों के अधिकार के लिए, लोगों के सपनों के लिए मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं और बड़े गर्व से काम करता हूं, बगैर किसी भय के। तो कर रहा हूं और करता रहूंगा। आज तो ये मंच जो माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जो बामसेब है, बामसेब से का जो मंच है और बामसेब का जो परिवार है, जिसमें बहुत से संगठन अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। वामन मेश्राम ने तो कांशीराम साहब को धोखा देने का काम किया जी। फिर मैंने अभी वही कहा कि ये कोई कह सकता है, और उस समय वामन मेश्राम को तो मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन इतना पता चला वही बीएसपी बनने के बाद 86-87 में कि बामसेब जो कांशीराम ने रजिस्टर्ड नहीं कराई थी, नैतिक बेस पे चला रहे थे, क्योंकि संविधान में हमें अधिकार है कि हम संगठन बना सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन उस बामसेब को कुछ लोगों ने रजिस्टर्ड करा लिया और उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह झल्ली आदि बने। तो हम लोगों को सबको एक झटका लगा कि भाई जो बामसेब इतना मजबूत आधार था, कर्मचारियों का संगठन, और जो बाबा साहब कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, इसका मतलब वो पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करते थे। कांशीराम ने उसी उम्मीद को जगाया था। तो कुछ लोग जो कांशीराम हमारे मसीहा बन के आए थे, त्यागी बन के आए थे, और उनसे अलग रजिस्टर्ड करा लिया, तो धक्का लगना तो स्वाभाविक था। तो इसमें दुश्मन की भी, विरोधी की भी चाल हो सकती है कि जिसके कारण कांग्रेस कमजोर हो रही थी, तो कांग्रेस ने हो सकता है ऐसा किया हो। जो भी कारण रहे हों, उस समय वामन मेश्राम का तो मैं नाम जानता था, ना उनके से परिचित था, लेकिन अलग हुई थी बामसेब, वो तो बुरा लगा था, गलत लगा था। तो मैं कांशीराम जी के साथ था। जो कांशीराम जी ने मायावती को आगे बढ़ाया, तो हम तो कांशीराम पर समर्पित थे, मायावती पे नहीं। लेकिन कांशीराम ने मायावती को आगे बढ़ाया तो मजबूरी थी उनके साथ में, तो उसी से विधायक भी बना। लेकिन मायावती के मतलब शब्दों से, बोल से, व्यवहार से, सोच से कभी संतुष्ट नहीं होता था। लेकिन उस जिस पार्टी को हमने बनाया है, कुर्बानी देके, उसको जल्दी छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो लेकिन बाद में उसको छोड़ना पड़ा, और आज की तारीख में कि वो जो मायावती उत्तराधिकारिणी बनी, तो उन्होंने वो मिशन खत्म कर दिया, मिशनरियों को खत्म कर दिया, कांशीराम को खत्म कर दिया, और वो जो आशा थी, सपना था, उद्देश्य, सब कुछ खत्म हो गया। तो उस समय मैं कांशीराम जी के साथ था, इस बामसेब के साथ नहीं था, क्योंकि इसको मैं गलत समझ रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियों में यदि सोचता हूं कि यदि ये बामसेब भी अलग ना हुई होती, तो पूरा का पूरा मिशन मर गया था, मर चुका था। आज यही बामसेब जिसको मैं कल गलत कहता था, तो आज इसी से आशा जगी है। आज देश में यदि कोई एक आशा की किरण है इस मिशन के लिए, महापुरुषों का जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए आशा की किरण है, तो इसी बामसेब से है, जिसका नेतृत्व आज वामन मेश्राम कर रहे हैं। इन कांशीराम के बाद जो चुंबकीय नेतृत्व है, आकर्षक नेतृत्व है, वो वामन मेश्राम का है। वामन मेश्राम को तो लोग आरएसएस का एजेंट कहते हैं। हाँ, फिर वही बात, वो कोई कह सकता है, ये कौन किसको क्या कहता है उससे नहीं। हाँ, ये तो रिसर्च जांच का विषय होता है। तो वामन मेश्राम उसी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3-3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाते हैं,
जिससे आरएसएस की हवा खराब हो गई और उनकी भाषा बदल गई। मोहन भागवत कहना पड़ा कि हाँ के मेरे पुरखों ने ये जाति और जो वर्ण बनाए ये गलत था, हमें स्वीकार करना चाहिए और सबको एक, यानी उनकी भाषा बदल रही है लेकिन उद्देश्य नहीं बदलता है। तो क्या जो मतलब ऐसा आरोप लगाते हैं, तो अब तो दुनिया ने देख लिया, देश ने नहीं दुनिया ने देख लिया कि उसी हेडक्वार्टर पे 3 लाख लोगों को मोर्चा, वामन मेश्राम को गिरफ्तार किया गया, सारे लोगों, जिसमें मैं भी था, मैं भी गिरफ्तार हुआ, तो मुश्किल से 40-50 हजार लोगों को गिरफ्तार करके ले जा पाए। लेकिन लोग जब लाखों हैं, 3-3.5 लाख, किसको ले जाओगे? तो उसकी हालत खराब है। आज अब तक संविधान बदल चुका होता यदि ये वामन मेश्राम वाली वाम सेब का इतना इसकी ताकत ना होती, तो अब तक वो संविधान को जो अभी धीरे धीरे बदल रहे हैं अब तक बदल चुके होते और अपना मंसूबा जो है वो कर चुके होते, मनुस्मृति लागू। तो आज उनको वाम से भी रोके हुई है, वामन मेश्राम का नेतृत्व ही रोके हुए है। सर एक बड़ा सवाल आता है, लोगों का सवाल है कि जो वामन मेश्राम है वो जय भीम नहीं करते हैं, इनके संगठन के लोग जय भीम नहीं करते। ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। इस पर आप मिशनरी रहे हैं, इसमें आप क्या जवाब देना चाहते हैं? हाँ, ऐसा है कि भाई बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको हमारे जो मैंने बताया है, जो काम अधूरा है, उस जी जान लगा के मान अपमान की चिंता किए बगैर उस काम को करना चाहिए। केवल मेरी जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। तो ये उन्होंने कहा, हकीकत वही है। लेकिन फिर भी जिसने इतना महान काम किया हो तो हम उसको नमन तो करेंगे, हम जय भीम करेंगे। बुद्ध ने किया है तो हम उनको नमो बुद्धाय करते हैं, और हम कबीर को नमस्कार करते हैं, रविदास को करते हैं, फूले को, साहू को, नायकर को, या जिसने जिसने किया है नमन करना। वो कोई महापुरुष कह नहीं गए हैं कि तुम मुझे नमन करना, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि हम उनको नमन करें। तो जय भीम कहना बुरा नहीं, और वामन मेश्राम भी कहते हैं। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जिन लोगों को जोड़ना चाह रहे थे, यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी सबको जगाना और जोड़ना चाह रहे थे, तो वो लोग अभी अज्ञानी हैं। वो जो अज्ञानी है और जो मतलब बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब को समझ नहीं पाए, बाबा साहब से घृणा रखते हैं, अज्ञानता बस, उनके सामने यदि जय भीम कर दिया जाए या जोर से जय भीम बोला जाए तो उनकी गुस्सा और बढ़ जाती है। तो वो जुड़ने के बजाय और विस्फोट करके भाग देते हैं। तो हमारा मकसद है, बाबा साहब ने कहा कि इनको जगाना और जोड़ना, और बाबा साहब की जय भीम और जोर से जय भीम बोलने से और यदि वो भागते हों, इसका मतलब हम बाबा साहब के उस मिशन को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए। इसलिए आज एक जो ज्योतिबा फूले ने मतलब जो मूल निवासी का कंसेप्ट दिया था कि हम भारत के मूल निवासी हैं और ब्राह्मण विदेशी हैं, उसी को साहू महाराज ने आगे बढ़ाया, उसी को बाबा साहब ने बढ़ाया, उसी को मानवर कांसीराम जी ने बढ़ाया, और आज उसी को वर्तमान वामन मेश्राम बढ़ा रहे। तो आज हम यदि जय मूल निवासी करते हैं तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, अज्ञानता बस कहे ये क्या होता है, सवाल तो पूछ सकता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता है। जब उससे कहते हैं कि मूल निवासी क्या होता है, ये तो बिल्कुल सरल शब्द है, इसका तो अर्थ कोई छिपा नहीं है। मूल निवासी मतलब भारत के असली रहने वाले। तो क्या आप मूल निवासी नहीं है? वो कहता हाँ है। तो यदि मूल निवासी हो तो हम मूल निवासी कर रहे, वाह अच्छा अच्छा, यानी वो बुरा नहीं मानता, उससे वो जुड़ाव पैदा होता है। इसलिए हम कर सकते हैं जय भीम, जय मूल निवासी, जय फूले, जय साहू, जय भीम, जय मूल निवासी। यानी हम और हजारों जातियों में अलग अलग महापुरुष पैदा हुए हैं, तो हम उन सबके नाम, भाई सबके एक साथ तो नहीं लिए जा सकते हैं, लेकिन एक दो का नाम साथ में लिया जा सकता है। लेकिन मूल निवासी कहना जरूरी है, मूल निवासी पे हमारा फोकस होना चाहिए। इसलिए वामन मेश्राम जय भीम करते हैं, सारे महापुरुषों की जय बोलते हैं, लेकिन केवल जय ही नहीं बोलते, उनके असली मकसद को पूरा कर रहे हैं, विचार को पूरा कर रहे हैं। और जय मूल निवासी से पूरा वो बहुजन समाज जुड़ने वाला है, जुड़ रहा है। इसलिए फोकस जय मूल निवासी।